गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम इति है और पिछले कुछ 2 क्लासेस से हम लोग डिमांड पे चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि डिमांड होती क्या है और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। फिर आज की क्लास में मैंने कुछ आपको होमवर्क करके आने को कहा था। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने किया होगा, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी करी होगी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिमांड एनालिसिस का ही एक छोटा सा पार्ट, जिसको कहते हैं हम लोग अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसमें, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो आपका नेगेटिवली स्लोपिंग होता है। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है और यहाँ पे आपका प्राइस होता है। ठीक है, प्राइस जैसे बढ़ेगा तो डिमांड आपकी घटेगी और वाइस वर्सा, प्राइस कम होगा तो डिमांड आपकी बढ़ेगी। ये एक की फैक्टर है, ये आपको हमेशा अपने ध्यान में, जहन में बैठा के रखना है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड से ही आगे आने वाले आपके कंसेप्ट्स बनते हैं। तो चलिए, अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड मतलब लॉ ऑफ डिमांड अगर हम बनाते हैं, ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, ये जो हम एक सेगमेंट बता रहे हैं कि प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटता है, ये जो भी हम सीक्वेंसिंग आपको बता रहे हैं, इसके अजम्पशंस क्या है, मतलब कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे, जिनको हम जहन में रखेंगे कि अगर हम कभी फ्यूचर में डिमांड अपनी इस्टेब्लिश करवा रहे हैं या कर रहे हैं खुद से भी, या अगर हमने कोई सर्वे किया है, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम ध्यान में रखेंगे जिनसे हमारा डिमांड कर्व ऐसा ही बन के आएगा, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे, मतलब उन अजम्पशंस को हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे, तो हमारा डिमांड कर्व या तो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिवली स्लोपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। पहला अजम्पशन, सॉरी, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी। जी बिल्कुल, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कांस्टेंट, मतलब देयर इज नो चेंज इन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब मैंने याद करिए, जब मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को हमारे इफेक्ट करते हैं, उसमें मैंने बताया था कि कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस भी बहुत मायने रखती है। अब मान के चलिए हम एक सर्वे कर रहे हैं, मान लीजिए अमूल मिल्क का, लेकिन हम ये देख के चल रहे हैं कि अमूल मिल्क का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घटती है। लेकिन मान लीजिए यही अमूल जो कंज्यूमर है, उसका जो टेस्ट है, जो प्रेफरेंस है, वो बढ़ के या घट के वो ज्ञान दूध की तरफ हो जाए, या उसको कोई और मार्केट का दूध पसंद आ जाए, जैसे मदर डेयरी हो गया, ज्ञान हो गया, या जो भी XY प्रोडक्ट्स आते हैं, अमूल की तरफ से उसका टेस्ट शिफ्ट होके किसी और ब्रांड पे चला जाए, तो वहाँ पे आपके अमूल की प्राइसिंग मैटर नहीं करेगी। फिर होगा ये कि अमूल अगर अपनी प्राइसेस बढ़ा भी दे या बहुत ही कम कर दे, मान लीजिए अभी उसकी प्राइस 60 रुपीज़ पर लीटर है, वो घटा के 50 रुपीज़ भी कर दे, लेकिन अगर कंज्यूमर का टेस्ट अमूल से हट के प्रयाग हो गया है या जो भी दूध के ब्रांड पे हो गया है, तो वो कितना भी कम कर ले या कितने भी ऑफर, स्कीम, इंसेंटिव निकाल ले, कंज्यूमर बैक स्विच नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा बात करते हैं, नो चेंज इन इनकम लेवल, मतलब कंज्यूमर की जो इनकम है वो चेंज नहीं होगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था फिर से फैक्टर्स में, अगर जो कंज्यूमर है उसकी इनकम ही चेंज होती जा रही है, तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि प्राइस बढ़ भी गया तो भी डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हम अजम्पशन बना के चल रहे हैं, जो हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोपिंग बन रहा है,
उसमें ये एक बहुत ही बेसिक अजम्पशन होता है, इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन होता है कि इनकम इंसान की या कंज्यूमर की कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब अगर विगत एक वर्ष में उसकी इनकम 10,000 है तो आगे आने वाले टाइम में भी उसकी इनकम 10,000 से 11,000, मतलब बेसिक उनकी इनकम 10,000 तक ही रहनी चाहिए। ये नहीं होगा कि अगर वो 10,000 रुपये कमा रहा है तो आगे आने वाले कुछ महीनों में उसकी इनकम बढ़ के 50,000 हो जाए, तब ऑब्वियसली उसकी जो इनकम अगर बढ़ गई तो ऑब्वियसली उसका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोपिंग ना होके पॉजिटिवली स्लोपिंग माना जाएगा। ठीक है, अब डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोपिंग कब होता है ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल तीसरा अजम्पशन हम ये मान के चलते हैं नो चेंज इन पॉपुलेशन या डेमोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखिए, अगर आपके पॉपुलेशन वर्ड आ गया या डेमोग्राफी वर्ड आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही वर्ड आपके सेम मीनिंग रखते हैं। इनफैक्ट पॉपुलेशन की कुछ थ्योरीज भी होती हैं जिनको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज कहते हैं, उनको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं नो चेंज इन पॉपुलेशन या डेमोग्राफी। अब मैंने आपको ध्यान दीजिए एग्जाम्पल दिया था कि आपने एक कैफे खोला है, ठीक है, उस एक पॉपुलेशन उस एरिया की डेमोग्राफी को देखते हुए, या फिर आपने एक शॉप खोली है जिसमें आप जीन्स बेचते हैं, या फिर आपने एक शॉप खोली है जिसमें आप सिर्फ साड़ी सूट ऐसे करके कमोडिटीज अपनी बेचते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आपने एक शॉप खोली है जहाँ पे आप सिर्फ साड़ियाँ ही बेचते हैं। अब मान लीजिए वहाँ की पॉपुलेशन कुछ ऐसी हो गई कि वहाँ पे अब सिर्फ युवा जनरेशन आ गई, जिसको हम जेनजी जनरेशन कहते हैं, या फिर जो भी जनरेशन आजकल चल रही है वो जनरेशन आ गई। तो आपको क्या लगता है कि वो जनरेशन साड़ी सूट या लहंगा पहनेगी डे टू डे बेसिस पे? बिल्कुल नहीं, वो तो अब स्विच करेगी नए फैशन पे, जिसको हम फास्ट फैशन कहते हैं। अब ब्रांड्स जैसे H&M हो गया आपका, फॉरएवर 21 हो गया, या जो भी फैशन ब्रांड्स हैं, इनफैक्ट ज़ूडियो वगैरह है, अब कंज्यूमर उस पर ज़्यादा स्विच करेगा। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन या डेमोग्राफी जिस पे हम अपना सर्वे कर रहे हैं या जिस पे हम अपनी डिमांड कर्व बना रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स को समझने के लिए हम नया पेज लेते थे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था रिलेटेड गुड्स कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं रिलेटेड गुड्स? हमेशा दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टी एंड कॉफ़ी का, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था कार एंड पेट्रोल का। ठीक है, अब हमने एक अजम्पशन माना कि नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हमने ये समझा है कि अगर टी का प्राइस, ठीक है, ये टी है और इसका प्राइस मान लीजिए बढ़ रहा है, तो जनरली मतलब यूजुअली जो हम डिमांड कर्व पढ़ते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, अगर एक दूसरा सिनेरियो हम मान के चलते हैं और दूसरा असम्पशन ये है कि यहाँ पे टी की प्राइस बढ़ तो रही है लेकिन साथ ही साथ आपकी जो कॉफ़ी की प्राइस है, जो आपकी कॉफ़ी की प्राइस है वो भी बढ़ रही है।
मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर टी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफी की भी प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि ऐसा अगर सीन हो जाएगा, ऐसा अगर केस हो जाएगा तो कंज्यूमर किस पे स्विच करेगा? कंज्यूमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन या दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं बचेगा, तो आखिर वो किस पे स्विच करेगा? तो हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूट आपका पहला आता है, उसकी प्राइस किसी एक प्रोडक्ट की हमेशा सेम होनी चाहिए, वरना आपका लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व आपका एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा। कंज्यूमर हमेशा कंफ्यूज रहेगा। इनफैक्ट अगर कोई ये कहता है कि टी और कॉफ़ी नहीं पी रहा है तो वो ग्रीन टी पिएगा, तो लेकिन नहीं, ग्रीन टी हम इसमें एग्जाम्पल में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड नहीं माना जाएगा। एक पार्ट जरूर माना जाएगा आपके बेवरेजेस का, लेकिन सब्स्टिट्यूट आज के डेट में भी नहीं माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? देखो इसमें ये है, हाँ हाँ, एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का भी बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है तो फिर नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, इसमें यह है कि अगर तुम्हारा टी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली स्विच करेगा, ठीक। लेकिन अगर केस दूसरा लेते हैं कि अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है और कॉफ़ी का भी प्राइस बढ़ जाएगा, तो कंज्यूमर लेगा क्या? डिमांड क्या करेगा कंज्यूमर? ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा सिनेरियो हमारा यही होना चाहिए, ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये सिनेरियो होगा तो जो हमारा डिमांड कर्व है जो ऐसे जाता है वो ऐसे ना जाके बल्कि कुछ ऐसे जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये क्यों जाता है ये एक पूरा अलग टॉपिक है। फिलहाल ये समझो कि ये जो सिनेरियो बन रहा है कि टी की प्राइस भी बढ़ रही है और कॉफ़ी की प्राइस भी बढ़ रही है, ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने अजम्पशन क्या माना है? अजम्पशन हमने माना है रिलेटेड गुड्स का प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब वही केस है कार और पेट्रोल। अब कार और पेट्रोल का सीन समझिए। इसमें यह है कि जनरली हम मान के ये चलते हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार की डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक, ये सिनेरियो है। लेकिन वही बात है कि कार का भी प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ रहा है, डीजल का भी प्राइस बढ़ रहा है, सबका प्राइस बढ़ ही रहा है। तो एक मिडिल क्लास जो कंज्यूमर है वो जाहिर सी बात है किस पे स्विच करेगा? उसके पास अब ऑप्शन क्या है? अगर वो कार उसने खरीदी है, मान लीजिए आपने एक कार खरीदी है ऑल्टो, ठीक है, अब आपने कार खरीद तो ली, लेकिन आपने कुछ ही महीने बाद, मतलब 1 महीने बाद देखा कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस, मान लीजिए अभी तक आप 100 रुपीज़ पर लीटर करवाते थे, लेकिन प्राइस एकदम से बढ़ गया 600 रुपये पर लीटर, ठीक है, एकदम से इंक्रीज हो गया 600 रुपये पर लीटर। अब यहाँ पे जो हम प्राइस की बात करते हैं वो 1 या 2 रुपये बात नहीं करते, उसकी हम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्राइस राइज की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं, मान के चलते हैं अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब 10 रुपये एक्स्ट्रा देना मतलब आपको खलेगा नहीं, ऐसा माना जाता है। एक जो मेंटालिटी होती है मिडिल क्लास इंसान की, वो ये मान के चलते हैं कि अगर आप 100 रुपये जहाँ पे पर लीटर पेट्रोल दे रहे थे, आज तक दे रहे थे, तो अगर सरकार ने 5 रुपये या 10 रुपये उस पर एज अ टैक्स बढ़ा भी दिया, या फिर उसको जिसको हम कहते हैं कोई ड्यूटी लगा दी, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें लगा दी जिसको हम कृषि कल्याण सेस, आपको कभी पता होगा, आपने रसीद में देखा होगा, तो लगाती है सरकार। अगर वो लगा भी दे तो एक मिडिल क्लास इंसान यही सोचेगा कि चलो ठीक है 100 रुपये तो दे ही रहे थे, हम 10 रुपये और दे देते हैं, कम से कम हमारा आने जाने का वो तो बचेगा, मतलब हम ट्रैफिक में तो नहीं फंसेंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है हम उसके चक्कल्लस में तो नहीं पड़ेंगे, हाँ अपना नॉर्मल ट्रैवल कर लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर 600 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब सीधे ही आपका प्राइस 500 रुपये बढ़ गया, तब जो मिडिल क्लास इंसान है वो ये सोचेगा कि 500 रुपये प्राइस हमारा बढ़ गया है, इनकम हमारी कांस्टेंट है, हम ये जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है वो हम कैसे भरपाई करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप खुद भी सोच के देखिए, आपका ये 500 रुपये एक्स्ट्रा ही खर्च है, ठीक है, अगर आपकी इनकम भी साथ में बढ़ जाती तो भले को आप इसको मैनेज कर लेते। आप अपनी पॉकेट से, मान लीजिए आप अभी तक आप 1000 रुपये अपनी पॉकेट अलाउंस से निकाल रहे थे कि हम पेट्रोल में खर्चा करेंगे, लेकिन आपकी अलाउ ही नहीं कर रही है, आपकी इनकम बढ़ ही नहीं रही है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप जाहिर सी बात है आप स्विच करेंगे किस पे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, कि चलो ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें टाइम लगेगा, लेकिन हमारा जो ये एक्स्ट्रा 500 का खर्चा है ये तो बचेगा। यही इंसान आप खुद में सोच के देखिए, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो,
500 रुपये अगर आप हर महीने सेव करोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितने पैसे बच जाएंगे, है ना। और क्योंकि ये कहा जाता है, इनफैक्ट सरकार भी खुद ही इसी इनिशिएटिव पे जाती है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे। एक तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और दूसरा आपकी सेविंग्स के लिए भी अच्छा है। एक तरीके से देखा जाए तो सरकार का इसमें कुछ रोल होता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इनकी भी प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहे या फिर एक के साथ बराबर रहे। क्योंकि अगर मैंने जैसा एग्जांपल दिया तो कंज्यूमर स्विच कर जाएगा, यहाँ की तरह केस नहीं होगा, वो कंज्यूमर तुरंत ही स्विच कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, कितने पॉइंट्स हो गए थे? 4 पॉइंट्स हो गए थे। हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि एक फैक्टर आपका जो ये भी है, मतलब मैंने उस दिन आपको 5 फैक्टर्स बताए थे और आपसे कहा था कि इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। यही मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि खुद से थोड़ी सी रिसर्च करके लाइएगा। अगर आपने रिसर्च नहीं करी है तो ये भी मैं बता दूं, एक फैक्टर होता है कि फ्यूचर प्राइसेस पे अगर इंसान को, एक कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, तो भी उसकी डिमांड अफेक्ट करती है। ठीक है, कैसे अफेक्ट करती है, ध्यान दीजिए। अब कोविड का टाइम लेते हैं। कोविड के टाइम पे हमें ये पता था कि सरकार ने पहले कितने दिन का लॉकडाउन लगाया, 11 दिन का लगाया, फिर 21 दिन का लगाया, फिर 1 महीने का लगाया, फिर ऐसे ऐसे करते बढ़ता गया। अब जो इंसान बहुत ही मेच्योरली तरीके से ये सिचुएशन देख रहा होगा, उसने ये एनालाइज कर लिया होगा कि सरकार ने अभी 11 दिन का लॉकडाउन लगाया है और जैसे हालात चल रहे हैं, हो सकता हो आगे आने वाले टाइम में उसका लॉकडाउन पीरियड बढ़ जाए। अब उसने क्या सोचा होगा कि अगर लॉकडाउन पीरियड बढ़ गया और अभी हाल ये चल रहा है कि अभी जो नॉर्मल गुड्स और कमोडिटीज़ हैं, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, या फिर आपके जो डेली यूज़ के आइटम्स है, इवन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये जो आप डेली यूज़ करते थे, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसके प्राइसेस इतने ज़्यादा चले जाएंगे कि आप इसको खरीदने में भी 10 बार सोचेंगे। इनके प्राइस भी बढ़ रहे थे। तो एक जो कंज्यूमर था उसने क्या कर दिया था, उसने होर्डिंग करनी शुरू कर दी थी। होर्डिंग क्या होता है? होर्डिंग, ये वो होर्डिंग नहीं है जो आप मार्केट में देखते हैं कि इसके बैनर लगे हुए हैं, ये वो होर्डिंग नहीं है। होर्डिंग का मतलब होता है अक्यूमुलेट करके अपने पास रखना। मतलब जैसे चींटियां अपना खाना इकट्ठा करके रखती हैं अपने पास, वैसे ही एक नॉर्मल इंसान अगर ये सोच के चलने लगे कि आगे आने वाला फ्यूचर में प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगा, तो वो अपने पास इकट्ठा करके सामान रखने लगता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी ये पता चलता है कि कल से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कल से डीजल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आपने देखा होगा रात में ही जो आपके फादर, ब्रदर, जो भी है मेल मेंबर सोसाइटी में, आपके फैमिली में, वो क्या करता है, पेट्रोल पंप के सामने जाके पूरी एक लाइन लगा देता है। अब ये इलीगल भी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, होर्ड करना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी बॉटल्स लेके आते हैं जिसमें ये आपका पेट्रोल डीजल स्टोर करके रखते हैं कि कल तो प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन चलो आज ही सस्ता मिल रहा है, हम आज ही रख के अपना शुरू कर दें। इनफैक्ट दूसरा एग्जाम्पल भी लीजिए कि जब आपको पता चलता है कि विंटर्स खत्म होने वाले हैं, विंटर्स के टाइम पे जो आपके जैकेट्स हैं, वुलन वेयर्स हैं, जो भी है आपका, इनके प्राइसेस एकदम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। चाहे आप ऑनलाइन खरीदिए, चाहे फिर मार्केट में जाके खरीदिए, आप देखते होंगे, अगर आप एक रेगुलर बायर हैं तो आप देखते होंगे कि इनके प्राइसेस बढ़े रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही सीज़न डाउन होगा, मतलब जैसे ही आपका होली के अराउंड मतलब गर्मियाँ पड़ने लगेंगी, या फिर अभी आपका फेब में ही इनफैक्ट जैसे ही मौसम बदलता है तो आपके प्राइसेस एकदम डाउन होने चले जाते हैं। तब
खास तौर से जो लड़कियां होती है उनका एक वो होता है कि अभी से हम सारी शॉपिंग करके रख लेते हैं, क्योंकि अभी सीजन सेल चल रही है। जो ये सीजन सेल होती है ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, फ्यूचर प्राइसेस में चेंज होने का। मतलब या तो प्राइसेस में चेंज होना या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। मतलब या तो प्राइसेस बढ़ते हैं या फिर आपको पता है कि प्राइसेस घटेंगे, तब इंसान अपना होर्डिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर हमको अपना डिमांड कर्व बनाना है कुछ इस तरीके से, तो हमें ये अजम्पशन मान के चलना पड़ेगा कि जो हमारे फ्यूचर प्राइसेस हैं, मतलब जो आगे आने वाले टाइम में प्राइसेस हैं, वो भी कांस्टेंट रहेंगे। क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो इंसान क्या करेगा, होर्डिंग करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया? चलिए, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट अपने आप से लगा लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये होता है कि जैसे जैसे इंसान को ये पता चलने लगता है कि इस प्राइस पे अब टैक्स बढ़ने जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंट की न्यूज़ में बता दूं, आपने पढ़ा होगा कभी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें आपको पता होगा इसका कुछ क्राइटेरिया है, 5%, 18%, 28%, ऐसे करके कुछ इसका क्राइटेरिया जाता है। ठीक है, अब पहले क्या था कि वुमेन सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे आपके जीएसटी एप्लीकेबल नहीं थी। किस पे एप्लीकेबल नहीं थी? आपके वुमेन सैनिटरी प्रोडक्ट्स। सैनिटरी प्रोडक्ट्स मतलब आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो वुमेन की टॉयलेटरीज में इस्तेमाल होते हैं, उस पे जीएसटी अभी तक सरकार ने नहीं लगाई थी। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ साल पहले सरकार ने ये घोषणा करी कि अब जो वुमेन के सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, इस पे भी आपकी 5% जीएसटी लगेगी। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि जो लड़कियां होती थी, जो आपके घर में हाउस होल्ड में जो औरतें होती थी, वो जो अपने ये प्रोडक्ट्स हैं इनका अक्यूमुलेशन करके नहीं रखती थी, जब ज़रूरत होती थी उस हिसाब से यूज़ करती थी। बहुत ही ऑब्जेक्टिव केस है ये, सब्जेक्टिव मामला है, लेकिन फिर भी एक जनरल अजम्पशन हम मान के चलते हैं कि इसका होर्डिंग नहीं करता था कोई। लेकिन जैसे ही इस बात को पता चला कि अब सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे टैक्सेशन लगेगा, तो आपने कभी नोटिस किया होगा जो इसके प्राइसेस थे वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गए और औरतों ने क्या करना शुरू कर दिया, होर्डिंग करनी शुरू कर दी। इसके पहले कि इसका प्राइस इम्पैक्ट हो, मतलब जीएसटी लगे, जैसे ही ये रूल मार्केट में आया, जैसे ही टीवी पे लोगों ने इसको सुना, तुरंत से क्या हुआ, जो वुमेन्स थी उन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब ये रूल मार्केट में आ गया, जब सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वहीं जो आपका सैनिटरी प्रोडक्ट कहीं पे कुछ मिलता होगा, मान के चलिए 150 रुपीज़ का, तो इसमें टैक्स बढ़ा के अब यही प्रोडक्ट आपका करीबन 200 या 300 रुपए की रेंज में अब जाने लगा है। अब इससे क्या होगा, इससे डिमांड आपकी कैसे इम्पैक्ट करी कि देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक नेसेसिटी है, एक लड़की के लिए ये नेसेसिटी है, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, उसको ये चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट ये ऐसी चीज़ है जो वो हर मंथ यूज़ करती ही है और इस पर काफ़ी अच्छा खासा खर्चा एक लड़की करती है। ठीक है, क्योंकि बात है सैनिटरी की, तो हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके साथ कुछ और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी भी ज़रूरत एक लड़की को पड़ती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमने बताया था कि प्राइस आपका बढ़ेगा तो डिमांड आपकी कम होगी, मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, अब सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे क्या है, जीएसटी लग गई है। अब होगा क्या
कि इसका प्राइस तो बढ़ गया है लेकिन ज़रूरत भी है, नेसेसिटी भी है, तो होगा क्या कि प्राइस बढ़ेगा लेकिन आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी लेकिन डिमांड आपकी बढ़ेगी, क्योंकि भाई ये एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है। सरकार की इस पे आलोचना भी बहुत हुई थी, लेकिन अफसोस से अब इस पे जीएसटी लगा हुआ है। इनफैक्ट ये भी कहा गया था कि अल्कोहल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया, जबकि वो तो एक नेसेसिटी नहीं है। सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी क्यों लगाया गया, ये तो एक नेसेसिटी है। फिलहाल जो भी रीजंस हो गवर्नमेंट के, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि डिमांड कैसे अफेक्ट करती है अगर सरकार ने अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी हेरफेर किया या कोई भी बदलाव किया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए इसका एग्जाम्पल। नहीं, चलिए अब ठीक है, सेवेंथ अजम्पशन है आपका, नो न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। अब देखिए, मैं आपको अजम्पशंस इतने डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है आपके एग्जाम्स में ऐसे अजम्पशंस की लिस्ट आ जाए और आपसे कहा जाए इनमें से कौन सा अजम्पशन सही नहीं है या फिर कौन सा अजम्पशन माना नहीं जाएगा डिमांड के लिए। ठीक है, उस केस में मैं आपको सारे अजम्पशंस डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा गया है नो न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। जब मैंने क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको पहला ही एक एग्जांपल दिया था कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। अब वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस न्यू प्रोडक्ट से कैसे रिलेटेड है या फिर दोनों कैसे अलग हैं, पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि दोनों पॉइंट्स अलग हैं। टेस्ट और प्रेफरेंस का अलग होना और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होना मार्केट में एकदम अलग है। कैसे, एग्जाम्पल देती हूँ। पहले आपने सुना होगा पेप्सी, कोका कोला और ये क्या होता था, थम्स अप। ठीक है, यही कुछ ड्रिंक्स आपकी मार्केट में रूल करती थी। ठीक है, यही ड्रिंक्स आपकी मार्केट में रूल करती थी। मिरिंडा और कौन से ड्रिंक्स होते हैं, जो भी और होते हैं, 7 अप हो गया, जो भी है वो अलग की बात थी, लेकिन जो मेन रूल करते थे ये वो वही प्रोडक्ट्स है, पेप्सी, कोका कोला और थम्स अप। लेकिन हाल फिलहाल में अभी मार्केट में आपका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, स्टिंग। सुना है? ठीक है, अब हुआ क्या कि जो यूथ थे वो पहले जब इसको प्रेफर करते थे, इसकी प्राइस बढ़ भी जाती थी तो भी जो कंपनीज थी वो क्या करती थी, 10 रुपए की टेट्रा पैक वाली बॉटल्स निकालती थी या फिर उसका प्राइस बढ़ा के पहले उसने 12, पहले ये जो इसके ऐसे करके कुछ बॉटल्स आती थी ना, कांच की होती थी कुछ बॉटल्स, वो पहले शायद 7 रुपीज़ की आना शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ के अब मार्केट में यही बॉटल्स प्लास्टिक की आती हैं लेकिन कुछ हद तक 15 रुपीज़ के आसपास की मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए, हुआ अभी तक होता क्या था कि इसमें प्राइस बढ़ता था, डिमांड भी आपकी बढ़ती ही रहती थी क्योंकि यूथ को यही पसंद होता था। इवन जो स्कूल के बच्चे थे, गर्मी बहुत हो रही है, स्कूल से बाहर निकले या फिर कैंटीन में उनके अवेलेबल है, गर्मी लग रही है, आप कहीं मार्केट में गए हैं, पानी की बोतल नहीं कैरी कर रहे हैं, आप गए, कुछ भी मिला आपने खा लिया। खाने के साथ जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कोका कोला, थम्स अप, ये हर कैफे में, हर जो भी आपके नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ये हर जगह ऐसे ही बॉटल्स अवेलेबल रखती है। इसमें होता क्या है कि प्राइस जो भी हो, आप सोचते हैं कि गर्मी बहुत हो रही है, प्यास लगी है, मैं पैसे दूं और मैं अपनी प्यास बुझा लूं। लेकिन अब सीन क्या है, अब स्टिंग एक नया प्रोडक्ट है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया, लोगों को इसका टेस्ट पसंद आया, लोगों ने क्या किया, पहली बात तो वो इसकी तरफ स्विच कर गए। क्या कर गए? इसकी तरफ स्विच कर गए। दूसरा ये
कि इसने अपनी मार्केट में एंट्री बनाने के लिए, मार्केट में अपनी एक पोजीशन एस्टैब्लिश करने के लिए प्राइस को बहुत ही कम रखा। जहां पे ये बॉटल आपकी 15 रुपीज की एक छोटी बॉटल मिलती थी करीबन 75 ml की, वहीं पे ये जो स्टिंग थी ये आपकी 12 रुपए में 75 से 85 ml, या अभी मुझे पता नहीं कितने ml मिलती है, लेकिन इसका प्राइस जब ये नई नई मार्केट में आई थी तो प्राइस इसका काफ़ी कम था, लेकिन जो क्वांटिटी ये देती थी अपने कंज्यूमर्स को ये काफ़ी ज़्यादा थी। तो इससे हुआ क्या कि जो हमारा यूथ था, जो हमारे कंज्यूमर्स थे, उनको पहली बात तो इसका टेस्ट पसंद आया, दूसरी बात उनके जो पॉकेट फ्रेंडली था ये, उनके पॉकेट पे कोई खास असर पड़ता नहीं था, वो 10 रुपये दें या फिर 12 रुपये दें, क्वांटिटी अच्छी खासी मिलती थी। तो ये नहीं होता था कि इतनी सी बॉटल मिल रही है और एक घूंट में ख़त्म, अच्छी खासी क्वांटिटी मिलती थी। तो कंज्यूमर ये सोचता था कि हम अब पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप क्यों पिए जब मार्केट में स्टिंग उपलब्ध है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इससे ये हुआ कि अगर आपका मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आता है तो जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड हमेशा के लिए गड़बड़ा जाती है, मतलब उसका जो कर्व होता है वो ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली अपवर्ड चला जाता है, और जो नया प्रोडक्ट है वो उसका क्या कहते हैं, जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग चला जाता है। ठीक है। तो अजम्पशन के तौर पे हमने ये समझा कि नया प्रोडक्ट मार्केट में आने से क्या चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लेते हैं। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक, अब देखिए इससे भी कैसे इफेक्ट पड़ता है। अगर टेक्नोलॉजी ही आपकी चेंज हो गई तो जो आपकी पुरानी मशीनरी थी वो क्या हो जाएगी? ऑब्सोलीट हो जाएगी। अकाउंटिंग में एक वर्ड पढ़ते थे ना, ऑब्सोलीट, डेप्रिसिएशन, ऐसे करके कुछ वर्ड्स होते थे ना अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन पढ़ा है? ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपकी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर टेक्नोलॉजी ने ही क्या किया, एक पूरे किसी की जॉब को ही हैम्पर कर दिया। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको HDFC बैंक का, याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर से मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। HDFC बैंक में अगर आप हाल फिलहाल में कभी विजिट करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे अब एक रोबोट सेटअप है। पहले क्या होता था, जब आप उसमें एंटर करते थे तो एक आदमी होता था गन लेके, या जिसको भी आप वॉचमैन कह लें, प्यून कह लें, या जो भी हेल्पर कह लें, जो भी आप कह दें, होता था। वो करता क्या था कि अगर आपको चाहिए फॉर्म, कोई भी अकाउंट खुलवाने का फॉर्म चाहिए, या फिर विड्रॉल का फॉर्म चाहिए, या फिर कोई भी XYZ क्वेरी है, आप उस आदमी से कहते थे, वो आपको बता देता था कि काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, या जो भी है। अब उसकी वो जॉब थी। आप एक कंज्यूमर हैं, आपने क्या किया, उससे बात करी, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और उसको भी, बंदे को पैसा मिलता था, सैलरी जो भी उसको मिलती थी। ठीक, लेकिन अब हुआ क्या, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। अब जगह किसने ले ली इंसान की? एक रोबोट ने। ठीक है, एक रोबोट ने जगह ले ली। अब आप ये कहेंगे कि रोबोट का डिमांड से क्या रिश्ता, या हम इसको अजम्पशन में क्यों समझ रहे हैं? ऐसे समझाती हूँ। अब जब एक इंसान की जगह रोबोट ने ले ली है, तो अब आप खुद सोचिए कि जहां आपको उसको सैलरी देनी पड़ती थी, क्या आप रोबोट को सैलरी देंगे? नहीं, आप रोबोट को सैलरी नहीं देंगे, बल्कि रोबोट से 10 गुना काम भी करवा लेंगे। जहां पे ये आदमी, जो आदमी था, वो सिर्फ आपसे बात करता था कि इस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, जो बूढ़े लोग आते थे उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देता था। अब उसकी जगह एक रोबोट ने ले ली, वो आपकी सफाई भी करेगा, वो कंज्यूमर से बात भी करेगा, वो जो ओल्ड पेंशनर्स आते हैं उनके लिए फॉर्म भी भर देगा, या फिर हो सकता है वो स्क्रीनिंग कर ले, सिर्फ काफ़ी आपका काम आसान कर देता है, या फिर हो सकता है बैंक बंद होने के बाद झाड़ू पोछा भी कर दे। तो मतलब वो मल्टीपल काम करता है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी में ही अपग्रेड हुआ है। लेकिन क्या हो गया, आपकी डिमांड
चेंज हो गई। अब आपको पर्सनली किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पर्सनली किसी को सैलरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आपको क्या है, आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, जो भी रोबोट का खर्चा आया होगा, एक बैंक ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकता है, आपने रोबोट खरीदा, अब आपके बहुत सारे काम सिर्फ एक इंसान मतलब एक रोबोट कर रहा है, और इसने क्या कर दिया, उस इंसान की जॉब छीन ली। अब यही एग्जाम्पल हम टेक्नोलॉजी में लगाते हैं। अब पहले जो आपके बिस्किट्स के पैकेट होते थे, वो पहले के ज़माने में देखा जाए तो लोग उसको हाथ से पैक करते थे, ठीक है। अब होता क्या है कि अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, बिस्किट बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक, और फिर उसको डिब्बे में रखना, फिर उसकी पॉलिशिंग वगैरह, जो भी प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, उसमें क्या इन्वॉल्व होती है, आपकी टेक्नोलॉजी। पहले तो उसने इंसानों की जगह ले ली, उसने एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट उसने बढ़ा दी। दूसरी बात ये हुई कि अब उसने टेक्नोलॉजी ने जब उसकी जगह ले ली तो उसने क्या किया, प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर दिया। प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब है, प्रोडक्शन एक सिंपल सी साइकिल होती है, अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आपकी क्या इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो फिर क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ये रिलेशनशिप क्लियर हो रहा है। प्रोडक्शन ध्यान से देखिए, पहले आपका प्रोडक्शन ही बहुत स्लो होता था, मतलब पहले अगर पार्ले जी के पैकेट्स की बात करी जाए तो पहले इंसान हाथों से उसको पैक करता था। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, पहले कहीं 100 पैकेट्स वो पैक कर पाता था एक दिन में, ठीक। 100 पैकेट्स वो एक दिन में अगर पैक कर रहा है तो डिमांड मतलब जो सप्लाई कर रहा है वो कहीं जाके 100 पैकेट्स करता होगा, या हो सकता हो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ 99 पैकेट्स सप्लाई करता हो। अब 99 पैकेट्स ही आपके मार्केट में है, तो अब सोच के देखिए, अगर सप्लाई कम है तो डिमांड जाहिर सी बात है कम होगी, ठीक है। अब केस उल्टा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ जाएगी। नो मैटर व्हाट द प्राइस, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि हमारा डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग ही होना चाहिए और इसमें रिलेशन इनवर्स ही होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि जो आपका टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पहले लोग 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करते थे, तो टेक्नोलॉजी चेंज करके उन्हें अब 200 यूनिट्स ना प्रोड्यूस करें, वो सेम टेक्नोलॉजी पे 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करें। इतना क्लियर हो गया। एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने शुरू की थी क्लास आपकी अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड से। पहला अजम्पशन था कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा था इनकम लेवल कांस्टेंट होना चाहिए। फिर पॉपुलेशन या डेमोग्राफी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर चौथा था आपका रिलेटेड गुड्स में चेंज नहीं होना चाहिए। रिलेटेड गुड्स में मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। फिर था आपका फ्यूचर प्राइसेस के एक्सपेक्टेशंस, मतलब फ्यूचर प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर आपकी टैक्सेशन पॉलिसी में कोई गवर्नमेंट को चेंज नहीं लाना चाहिए, लाती है तो एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक। 7th था आपका कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको। देखिए एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप क्लास कर रहे हैं, मान लीजिए रिकॉर्डिंग आपसे मिस हो जाती है, जो भी है एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको याद आता रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने समझा था। फिर 8वां था आपका टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। Exceptions to the law of
डिमांड। मैंने आपको बताया था अभी जब हम अजम्पशंस भी डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था क्या हम फैक्टर्स मान के चलेंगे जिनसे हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमेशा नेगेटिव स्लोपिंग ही रहे। उसमें मैंने कुछ आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया या कुछ भी चेंज हो गया तो आपका जो डिमांड कर्व है वो उल्टे डायरेक्शन में बनेगा या फिर हो सकता हो बैकवर्ड बेंडिंग भी बने। अब उसी टॉपिक का बेस लेके हम समझने वाले हैं कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनसे हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाता है, वो आपका बैकवर्ड बेंडिंग बनता है या फिर क्या कहते हैं आपका, ये आपका पॉजिटिवली स्लोपिंग बनता है डिमांड कर्व। और ये जो एक्सेप्शंस का डिमांड कर्व है ये या तो आपका बैकवर्ड बेंडिंग बनेगा या फिर पॉजिटिवली स्लोपिंग बनता है। ठीक है, अब पहला क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, कोई आइडिया? प्राइस और डिमांड दोनों बढ़ जाएं। अच्छा, और वो किस केस में हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते होंगे। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रेस्टीजियस गुड्स, प्रेस्टीजियस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनकी मार्केट वैल्यू या फिर पर्सनल वैल्यू हम बहुत ही ज्यादा समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक गोल्ड, गुड, लाइक गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम नहीं भी आएगा लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, काफी क्रेज रहता है इसका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, प्लैटिनम देखो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर इसकी बात करी जाए तो ये सिर्फ एक प्लेटेड चीज होती है, इसकी खुद की मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है। मतलब जब खरीदने जाओगे तो भले ही तुमको महंगा लगे लेकिन जो इसकी रीसेल वैल्यू होती है, कभी भी ध्यान देना, तो हमेशा कम ही होती है। इसकी सबसे ज़्यादा होती है रीसेल वैल्यू। फिर बात आती है सिल्वर की आएगी, फिर आपका डायमंड आएगा, फिर लास्ट में तुम्हारा प्लैटिनम आएगा। क्योंकि ये प्लैटिनम में जो पॉलिश चढ़ती है ना, सिर्फ पॉलिश का ही दाम होता है, वो भी तभी जब तुम इसको खरीद रही हो। ठीक है, कभी भी मदर से अपने पूछना। ठीक है, ठीक है, तो ये केस है। ठीक है, हम लोग इसमें लिख लेते हैं क्योंकि भाई प्रेस्टीजियस सामान है, मिलता तो महंगा ही है। ठीक है, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, प्रेस्टीजियस नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इसकी एक प्रेस्टीज वैल्यू है, मतलब तुमने पैसा दिया है तो जाहिर सी बात है तुम चाहोगे कि तुम्हारी मार्केट में, मतलब तुम्हारी सोसाइटी में एक प्रेस्टीज हो, एक रिस्पेक्ट करे तुम्हारा जो भी सामने वाला इंडिविजुअल है। जाहिर सी बात है उसके लिए लोग पैसा खर्चा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम की। ये कुछ ऐसी ज्वेलरीज हैं, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि हमने दिमाग में ये मान के ही रखा है कि इसके प्राइसेस तो महंगे, मतलब बढ़े ही होते हैं, कुछ भी कर लो इसके प्राइसेस कम नहीं होते। आपने कभी अपने मदर वगैरह से सुना होगा कि चलो आज के डेट में सोना खरीदने चलते हैं, आज सोना 88,000 में है या फिर 78,000 में। मतलब आपने कभी पेपर में गौर किया होगा तो एक साइड में एक ऐसा कॉलम निकलता है जहाँ फिर सोने का भाव यानी आज का भाव ऐसा करके कुछ लिखा रहता है, उसमें आपका डेली टू डेली जो चेंज होता रहता है ना, आपका ये गोल्ड रेट, ये आपका लिखा रहता है। तो आपकी मदर वगैरह जो होती हैं वो आपसे कहती हैं, आपकी हस्बैंड वगैरह से कहती हैं कि आज चलो सोना खरीद लाते हैं, आज रेट कम है, फिर जब बिटिया की शादी होगी तब हमें उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अब लोग गोल्ड खरीदते क्यों हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जाहिर सी बात है जो जिनके बेटियां हैं वो अपनी शादियों के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, या फिर गोल्ड में लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। इनफैक्ट गोल्ड के कॉइन्स आते हैं, गोल्ड के बिस्किट्स वगैरह आते हैं, लोग इसको खरीद के रखते हैं एज अ लिक्विड एसेट इसको हम कहते हैं। क्योंकि अगर आपने कैश एक मुश्त नहीं रखा है आपने घर में, सिर्फ एक सोने का बिस्किट ही रखा है, मतलब बिस्किट कोई वैसा बिस्किट नहीं, ऐसा कुछ बिस्किट आता है, ठीक है, वही रखा है, और कभी बहुत ऐसी ज़रूरत पड़ गई, कोई ऐसी डिजीज़ आपके घर में हो गई या फिर ज़रूरत ही है आपको, तो आप वो सेल आउट कर सकते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि
ज्वेलरी की अपेक्षा जो सोने का एक बिस्किट होता है इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आपकी ज्वेलरी है इसमें आपके काफ़ी अदर मेटल्स भी डाले जाते हैं। हाँ, मेकिंग चार्ज भी रहता है, फिर कुछ अलग मेटल्स भी होते हैं, तो फिर ऐसा कहते हैं ज्वेलर्स की मतलब ये क्या कहते हैं, कुछ मिक्स्ड मेटल है। लेकिन ये जो सोने का बिस्किट होता है ये आपका प्योर गोल्ड होता है, तो इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी इसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ती ही रहेगी। ठीक, ये हो गया आपका। फिर दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, गिफन गुड्स, ये एफ है, गिफन गुड्स, एनी आइडिया? ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ, कह सकते हैं, ठीक है, गुड। देखिए, गिफन गुड्स मैं बताती हूँ वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ। जब हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे आपको भी पता होगा कि ब्रिटिश आर्मी इंडिया में रूल करती थी, तो जो ब्रिटिशर्स थे हमारे या फिर जो इंडियन सोल्जर्स भी थे उनके पास जब वो बाहर लड़ने जाते थे, उसमें एक आदमी था गिफिन, सर गिफिन नाम था उसका, उसके नाम पे ही बना है। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ एक नेसेसिटी होती है वीट, ठीक है, मतलब वीट की रोटी, मतलब रोटी जब आपकी एक नेसेसिटी होती है, वहीं फॉरेन देश में पता होगा कि जो एक नेसेसिटी होती है या फिर एक माना जाता है वो आपका ब्रेड होता है। ठीक है, अब होता क्या था कि अब इनको पैसे तो मिलते नहीं थे टाइम पे, मतलब जो भी सैलरी वगैरह होती थी, और भाई वॉर की सिचुएशन है, इस टाइम पे लोग ये चिंता नहीं करते थे कि सैलरी मिल रही है या नहीं, लोग बस ये चिंता करते थे कि हम जीवित रहें, और हम सर्वाइवल मोड पे अपने रहते थे कि हम जितने दिन जिंदा रहेंगे सामने वाले को मारेंगे, या जो भी उनका सीन रहता था, मतलब एक वॉर सिचुएशन की बात हो रही है। ये जो टर्म है ये वहीं से आया है। ठीक है, पहले तो आप इस टर्म को समझिए, ये टर्म आपका वर्ल्ड वॉर से आया है। सर गिफिन जो थे वो करते क्या थे, उनके टाइम पे था कि उनको जब भूख लगती थी तो ब्रेड की जो कीमतें होती थी उनके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी। कहा जाता था कि ये ब्रेड जो मिलती थी ये बहुत इंफीरियर क्वालिटी की होती थी, मतलब आज के टाइम पे जो आप खाते हो ना होल व्हीट ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर बहुत ही टाइप की जो ब्रेड्स की वैरायटी आती है, उनसे भी गई गुजरी ब्रेड होती थी, मतलब कहिए तो इसमें फंगस लगी होती थी या जो भी मतलब केस होता था, ये बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की ब्रेड होती थी, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता था। क्यों? क्योंकि सभी को पता है भाई वॉर सिचुएशन है, इंसान को जिंदा रहना है, उसको आगे जाके वॉर करनी है, वॉर लड़नी है, तो वो क्या करेगा, अपना जो भी उसका बेसिक नेसेसिटी है वो तो खरीदेगा ही, खाना है तो खाना तो उसको खाना ही पड़ेगा, अगर सरकार मुहैया नहीं करवा रही है तो होता क्या था उस टाइम पे, जो ब्रेड की प्राइसेस थी ये इंफीरियर गुड होता था। ठीक है, मोस्ट इंफीरियर गुड इसको कह सकते हो। ठीक है, मोस्ट यहाँ पे लगा लो, इंफीरियर गुड होता था, इसकी प्राइसेस बढ़ती थी लेकिन डिमांड भी इसकी हमेशा ऑल टाइम हाई ही रहती थी। एग्जाम्पल देती हूँ, आपने कभी एक मूवी देखी होगी गदर, गदर किसी ने देखी है? नहीं देखी तो मैं उसका एक कंटेक्स्ट आपको बता देती हूँ। गदर मूवी में जब जो सनी देओल था वो जब अमीषा पटेल को लेके ऑन द रन था, जो भी उनके फादर मदर जो भी उनके पीछे पड़े हुए थे, तो आपने एक सीन देखा होगा वहाँ पे जो अमीषा पटेल छुपने की जगह मानती थी, तो वो जो लेडी थी वो हमेशा उससे कुछ ना कुछ ज्वेलरी की डिमांड करती थी। देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। तो ये उसी सर्वाइवल की बात हो रही है, मतलब था ज्वेलरी उसकी बहुत ही ज़्यादा कीमती थी, लेकिन वो क्या करती थी, दे देती थी किसके बदले, सिर्फ एक शेल्टर के बदले। तो मतलब शेल्टर उसके लिए वो इंफीरियर कमोडिटी कहा जाएगा, लेकिन जिसके बदले वो देती थी वो क्या था, वो प्राइस आपका बहुत ही ज़्यादा होता था। मतलब आपने मतलब कभी देखिएगा, फ्री टाइम मिले तो देखिएगा, उसमें जो उसकी ज्वेलरी दिखाई गई है वो कितनी हैवी होती थी,
वो उतनी हैवी ज्वेलरी किसके बदले ट्रेड कर देती थी, सिर्फ एक छुपने की जगह के लिए ट्रेड कर देती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी सर्वाइवल की बात है, उसके फैमिली के सर्वाइवल की बात है। तो ठीक वही सिनेरियो यहाँ पे लगा है। सर गिफिन के सर्वाइवल की बात थी, तो जो भी एकदम इंफीरियर गुड होता था वो उसको भी खरीद लेते थे हाई प्राइस पे। इनफैक्ट लोग भी यही करते थे कि बहुत ही जो बेसिक सड़ा सड़ा सामान होता था वो सोल्जर्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं इनफैक्ट बेचते थे, और सोल्जर्स हमारे उनको खरीद के खाते थे, क्योंकि बात किसकी है, बात सर्वाइवल की है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हिस्ट्री लिखने को नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ ये पूछा जाएगा कि गिफन गुड्स होते क्या हैं। तो जब आपसे पूछा जाए गिफन गुड्स होते क्या हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, मोस्ट इंफीरियर टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड गिफन गुड्स। ठीक है, तीसरा आता है आपका इग्नोरेंस ऑफ क्वालिटी। इसमें आप फास्ट फैशन भी लिख सकते हो। अब ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, अच्छा क्वालिटी की बात करी है तो एक अलग से पॉइंट भी बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फास्ट फैशन लिखवाया है ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। देखिए, इग्नोरेंस ऑफ क्वालिटी या फिर फास्ट फैशन। अब फास्ट फैशन क्या होता है, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि अभी वो फैशन जो हर 2 महीने में, हर 6 महीने में बदलता है। एग्जाम्पल जैसे आपका H&M है, आपका फॉरएवर 21 है, ज़ूडियो है, ये सारे जो ब्रांड्स आजकल उभर के आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके फास्ट फैशन के। कभी आपने गौर किया होगा तो इसमें जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड की, इनफैक्ट सब स्टैंडर्ड की होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप उसको पूरा 1 साल पहने अच्छे से, मतलब अगर आप डेली वेयर उसको कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ से पड़ जाएगा, वहाँ से उसकी सिलर निकल जाएगी, कुछ ऐसा करके होता है आपका फास्ट फैशन। लेकिन वहीं पे अगर एक अच्छे ब्रांड की बात करें, तो ड्यूरेबल ब्रांड की बात करें, तो वो आपके बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स खैर नहीं दूंगी वरना फिर वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात इसकी हो रही है कि ये जो फास्ट फैशन के ब्रांड के कपड़े होते हैं, इनकी प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इनकी डिमांड क्यों रहती है? एनी आइडिया? इनकी प्राइस मैं बता रही हूँ, इनकी प्राइस ज़्यादा रहती है लेकिन इनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है, ऐसा क्यों? न्यू वैरायटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है, फैशन। क्यों इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है? क्योंकि ये हमेशा अप टू डेट फैशन में रहते हैं। अगर अभी फैशन चल रहा है आपका बेल बॉटम जीन्स का, तो आपको H&M, ज़ूडियो वगैरह में बेल बॉटम जीन्स की ही लाखों वैरायटी मिल जाएंगी। लेकिन वहीं 2 महीने बाद फैशन आ गया आपका पेंसिल जीन्स का, तो वहीं आपकी फिर से ब्रांड बदल जाएगी, आपको पेंसिल जीन्स की वैरायटी मिल जाएगी। अब होगा क्या, जो हमारे यूथ हैं वो करते क्या है, फैशन को फॉलो करने में इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि उन्हें दिखाई नहीं देता है कि ये जो हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, पहली बात तो ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हैम्पर कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी कि इनको लगता है कि 700 रुपये की ही तो जीन्स है, जहाँ पे लिवाइस जैसे जो ब्रांड हैं, ठीक है, वो आपको 2000 3000 की रेंज में जीन्स देते हैं, वहीं आपको क्या मिल रही है, 700 रुपये की जीन्स मिल रही है। तो चलो फैशन ही तो फॉलो करना है, पहन लेते हैं। आज पहनेंगे, 2 महीने रगड़ के पहन लेंगे, फट जाएगी, फेंक देंगे, 3 महीने भी नहीं चलती है जीन्स से। होता क्या है, प्राइस बढ़ रहा है। अब आप इससे कंपेयर नहीं करिए कि 2000 की है तो ये 700 रुपये का है तो प्राइस तो मैम कम हुआ, नहीं, इससे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ड्यूरेबल ब्रांड की कैटेगरी में आता है। ये क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, क्वालिटी सब स्टैंडर्ड की है, लेकिन फिर भी लोग इसको खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फैशन के हिस्से में जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल का हिस्सा। ये वही चीज़ है कि आप भेड़ चाल के हिस्से में आ गए, आप अंधे हो गए कि आप 700 रुपये का आज खरीद रहे हैं, लेकिन कल को यही जीन्स 1 ही महीने में फट गई, तो आपके तो वो 700 रुपये भी तो चले गए ना। आपके मदर फादर जो भी होते होंगे वो यही कहते होंगे कि ये जो फेडेड जीन्स होती हैं या फिर जो श्रेडेड जीन्स होती हैं, आपने कभी सुना होगा, आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग होते होंगे वो ये कहते होंगे
कि इतना पैसा भी दे के आए हो और कपड़ा भी कम है। तो ये उसी का नतीजा है कि आप पैसा दे रहे हो लेकिन आपको क्या मिल रहा है, आपको एकदम डिग्रेडेड या फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी इसको खरीदते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसी का एक दूसरा वेरिएशन समझिए। प्राइस इज द रिजल्ट ऑफ क्वालिटी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको लिवाइस की जीन्स का। 3000 की जीन्स है, प्राइस ज्यादा है लेकिन लोग खरीद रहे हैं, क्यों? जहां पे ऐसे लोग होते हैं कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल भी खरीद रहे हैं कम पैसे में, लेकिन फिर भी डिमांड ज्यादा है, वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि हम साल में एक बार कपड़े खरीदेंगे, लेकिन ऐसे कपड़े खरीदेंगे कि जिनकी क्वालिटी ही इतनी ज़्यादा हो कि हमको अगले साल तक या फिर अगले 2 साल तक खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आपकी लिवाइस की जीन्स 3000 3500 जो भी आपका रेंज चलता है, एक बार खरीदते हैं तो आप खुद भी देखते होंगे, आप उसको कितना भी मैल हैंडलिंग कर लें वो नहीं पड़ती है या फिर वो फेड आउट भी नहीं होती है, अच्छा खासा उसका कपड़ा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि एक और इफेक्ट होता है जिसको ऐसे कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं। अब जो मीडियम क्लास लोग होते हैं या मिडिल क्लास फैमिली इनकम ग्रुप जो होता है वो ये सोचती है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी चीज़ में, ठीक है, ये आपका 5वां फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम शो ऑफ में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप 5वें फैक्टर में डाल दीजिएगा एक्सेप्शन के, कि शो ऑफ। दूसरा ये होता है कि जो मिडिल इनकम होता है वो ये सोचता है कि हम एक महंगी चीज़ खरीद के घर में रख लेते हैं या फिर महंगी चीज़ का कुछ एक एंटीक आइटम लेके रख लेते हैं, उससे क्या होगा कि एक शो ऑफ होगा कि हम भी बड़ी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपका गुची का बैग, ठीक है, लड़कियां अच्छी खासी वाकिफ होंगी, गुची हो गया, वर्साचे हो गया, जो भी काफ़ी ब्रांड्स होते हैं। अब देखिए, हाँ, लुई विटॉन हो गया, बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप जो होती है वो तब भी उसको खरीदता है। क्यों? क्योंकि आईफोन, ठीक है, आईफोन भी इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, क्योंकि पहली बात तो इसमें आपकी ईएमआई अवेलेबल है, बैग वगैरह में ईएमआई नहीं होती है, लेकिन आईफोन वगैरह में ईएमआई अवेलेबल होती है। तो ये क्या है, शो ऑफ करने के लिए ही सही, लेकिन एक इंसान उतने हाई प्राइस पे वो डिमांड करता है, इनफैक्ट करता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक अमीर वर्ग को शोकेस करना चाहता है कि मैं भी उसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। हाँ, शो ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, फिर क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, नेसेसिटीज, सॉल्ट, मेडिसिन वगैरह जो भी हो गया, ठीक है, ये आपके नेसेसिटीज में आ गया। अब ये नहीं कोई कहेगा कि जहाँ मेडिसिन अभी तुम्हें 100 रुपए की मिल रही थी, कल को 500 रुपए की मिलेगी, लेकिन तुम्हें वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है तो मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि अब तो वो 500 रुपए की हो गई। नहीं लगवाएंगे तो लोग मर जाएंगे, करेंगे क्या? नेसेसिटी है, प्राइस जितना भी बढ़ेगा खरीदना ही पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था कोविड का, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन तब भी लोग सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। ऑक्सीमीटर कहीं आपका यूज़ भी नहीं होता था, लोग उसको जानते भी नहीं थे वो है क्या, लेकिन बिक रहा है मार्केट में 3-3 हज़ार का बिक रहा है, जबकि है वो प्रोडक्ट सिर्फ 200-250 रुपए का, लेकिन 3-3 हज़ार का बिक रहा है। लोग खरीद रहे थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम उस वक्त वो चीज़ नेसेसिटी थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके अजम्पशंस और कुछ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड।
इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, जल्दी से स्किम स्कैम करिए अपने नोट्स को, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। क्लास हमने यहीं से शुरू करी थी आपकी अजम्पशन से। कुछ 8 अजम्पशंस हमने करे थे, और कितने एक्सेप्शंस किए हम लोगों ने, 1 2 6, ठीक है। ये अब कल की क्लास आपकी अगर होगी तो वो जाएगी आज का होमवर्क नोट डाउन करिए। टाइप्स ऑफ डिमांड, आज का होमवर्क नोट डाउन करिए। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होती है, कितने तरीके की होती है, ये आप पढ़ के आएंगे। टाइप्स ऑफ डिमांड नहीं हुआ, मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं हो रही है, और भी डिमांड के टाइप्स होते हैं। वो तो नहीं करवाया मैंने, होमवर्क में दिया था। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर होमवर्क ये पहले हो चुका है तो कोई बात नहीं, इस पे फर्दर डिस्कशन होगा। और दूसरी चीज आप पढ़ के आएंगे क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये आपका कल का टॉपिक रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ डिमांड। ये होमवर्क भी है, और थोड़ा सा इसको रिवाइज करके भी आएंगे ताकि आपको आगे की क्लास समझ में आए। आशा करती हूँ कि आपकी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो कल की क्लास में पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।